This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः वैशाख शुद्ध त्रयोदशी दिनांक 14 मे 2022 प्रसरत्नसमुच्चय शङ्खं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगगनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धामाश्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्धि सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं ईक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत्मवि सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। पित्तपाण्डवरी गुटिका रसस्य भागाश्चत्वारो लोहस्य द्वौ प्रकीर्तितौ वह्निमुस्ताविडङ्गानां त्रिकटुस्त्रिफलस्य च भागास्त्वनैकशो ग्राह्या कुटजस्य तथा परः चूर्णयित्वा ततः सर्वं मधुना गुटिकां किरेत् एकैकां भक्षयेत् प्रातः पित्तपाण्डवनुपत्तये। ये नवाया श्लोक ही है, इसमें से पारद डाला गया है। रसस्य भागः चत्वारो, पारद 4 भाग, लोहभस्म 2 भाग, चित्रक मुस्ता विडंग ये त्रिमद है, त्रिकटु त्रिफला और कुटज छाल 1 भाग। भागास्तु अनेकशो ग्राह्याः कुटजस्य तथा परः। अनेकशः क्या लिखा है? भागास्त्वनेशाति वन्नादिन प्रत्येको द्वौ भागौ इत्यर्थः। लोकभागसाहचर्यात् कुटजस्य तथा परा द्वावेव भागौ इत्यर्थः। गुटिका किरेत्। इन सबों का चूर्ण बनाकर इन्होंने इसमें प्रमाण नहीं दिया है, एकशः नहीं लेना है, इसके लिए अनेकशः ये बात बताई गई है। और ये लोह जितना लेना है उतना संभाग लेना है, इस प्रकार से 2-2 भाग लेना है, ऐसे टीका ने लिखा है। तो ये बेटर हाँ कुटज जास्त आहे आणि पारद आहे पित्त पांडू मधुना गुटिका किरेत। तो ये भी अच्छा है पाठ बनाने में, केवल नवायस के बजाय
ये पाठ अच्छा रहेगा. इथलं माझी पेन कोण पळवतं सारखी. दरवेळेला ठेवतो आणि दरवेळेला इथलं पेन गायब आहे. मला तिथलं एक पेन दे. मी काल याच्यात पेन घालून ठेवलं होतं. तो नवाइस का ही पाठ है. इसमें लोह और ये सब संभाग है और दुगुना पारद है और कुटज भी इसमें डाला गया है. ये थोड़ा सा अलग है. कौटज आदि शिलाजीत में बाकी जो द्रव्य है वो अलग है और उसमें शिलाजीत भी सक है बेसिकली है. सिर्फ कुटज क्यों डाला गया ये एक थोड़ा सा रहेगा. और पित्त पांडु बताया गया ये भी थोड़ा सा अजीब है. हाँ, वैसे नवायस को देख के कफच पांडु में ज्यादा ज्यादा अच्छी दवा है. केवल नवायस को चुनेंगे तो ये थोड़ा सा पित्तज पांडु में बताया गया है थोड़ा सा अलग इस प्रकार का है. रसगंध का मंगेश तुम हो क्या. इसको बनाना है. रसगंध कलोहाभ्र गुडुचि सत्व सूकरः त्रिफला शिग्रु मूलानि भृंगमारेण भावयेत्. भृंग सारेण होगा. त्रैलोक्य सुंदर सोयम सघृत क्षौद्र शर्करः मृगांक पथ्यभुजः पाण्डुशोकं नियच्छति. सूकरः शुद्ध पारद शुद्ध गंधक लोह अभ्रक गुड़ुचि सत्व वाराही कंद चूर्ण त्रिफला शुग्र मूलानी. त्रिफला संयंजन मूल छाल का चूर्ण संभाग इन सबों को भृंगराज के रस के साथ भावित करे. भृंग सारेण भावेत. त्रैलोक्य सुंदर सोयम सघृत क्षौद्र शर्करा मृगांकवत पथ्यभुजा पाण्डुशोकं नियच्छति. युतः किंचित घृत क्षौद्र गुड़ तित्तिरि गुग्गुलैः त्रिनेत्राख्यो रसो योज्यः शोफेत तोयानुपानतः. तो पाण्डुशोकम नियच्छति वैसे पाठ आसान है. विठ्ठला शीघ्र मूल. तो त्रैलोक्य सुंदर ये भी बना सकते हैं और उसी को इसके सेवन काल में मृगांक रस के पथ्य को सेवन करने वाले रोगी को पांडु रोग को दूर करता है. मृगांकवत पथ्य बुझा पांडुशोकम नियच्छति. और उसी को त्रिनेत्राख्य शूल रोगाधिकार में कथित त्रिनेत्र नामक रस को थोड़ा शहद गुड़ तीतर का मौसर शुद्ध जयपाल चूर्ण तथा शुद्ध गुगुल एवं शीतल मंदोष्ण जल के साथ श्रोथ रोग में प्रयोग करें. तित्तिर जयपाल कहाँ से आया. किंचित घृत क्षौद्र गुड़ तित्तिरि गुग्गुल ही त्रिनेत्राख्यो रसो यज्ञ शोफे तोयानुपान था. जयपाल कहाँ पे यहाँ पे. शुद्ध जयपाल तथा गुग्गुलु शुद्ध गुग्गुलु थोड़ा अजीब किया है. अनुपान विशेषेण त्रिनेत्र रसस्य पाण्डुशोभे प्रयुज्यता महायुत इत्यादि. तित्रि जयपाल बीजम त्रिनाख्यो शोफे पांडुरगे. त्रिनेत्र रस एक रुद्रोग में आता है जो मेरे प्रचलन में है. अभ्रक की मेन है. पारद गंधक और अभ्रक. तो
ये त्रिनेत्राख्य अलग ही रस है। तो तितरी का मतलब मैंने इन्होंने जयपाल किया है, और तितरी का मांसरस भी किया है, एक दूसरा अर्थ है। ये थोड़ा मुश्किल है। शोफादौ जयपाल रसः। अथ विषया गुटिका। फलत्रयं हरितक्याः चित्रकस्य फलत्रयम् एलात्वक्पत्रम् उस्तानां भागो अर्धफलिको मतः। वृणिकार्धफलं प्रोक्तं तदर्थं नागकेशरं योषं च पिप्पलीमूलं विषं च फलमात्रकम्। रसफलो महागन्धः सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत् पुरातने गुडे पक्वे तुलार्धे तद्विनिक्षिपेत्। हिमस्पर्शं तु गृह्णीयात् घृतेनाक्तां करं बुधा। बदरास्ति प्रमाणेन विजया गुटिका मता। निशाया खादयेदेनां शोफपाण्डुविनाशिनी। तो हरित की 3 फल, चित्रक मूल 3 फल, इलायची, दालचीनी, तेजपात, नागरमोथा आधा आधा फल, रेणुका बीज आधा फल, नागकेशर चौथाई फल, व्योष, पिपरा, मूल, शुद्ध भस्नाग एक एक फल, इन सबों को महीन चूर्ण बना के शुद्ध पारद एक फल तथा शुद्ध गंधक एक फल, इन सबों को कज्जली बना ले। रसफलो महागंधः, एकत्र मर्दन करें। इसके बाद पुराना गुड़ आधा तोला की चाशनी पक जाने पर उसमें पूर्वोक्त सभी द्रव्यों को मिला दे। शीतल होने पर ग्रहण करे तथा घृतक से हाथ को स्निग्ध कर बेर की गुठली के बराबर बटी बना ले। यह विजया नाम गुटिका है। यह इस गुटिका रात में खाए। यह शोथ तथा पांडु आदि को नष्ट करने वाली है। शत्रु प्रयुक्त विष या अशुद्ध पराजन्य विष की शांति के लिए इस गुटी के साथ शुद्ध टंकन तथा मेघनाथ का स्वरसपान करे। टंकणम मेघनादंच भक्षेत विष शांते। इन्होंने उसको अलग किया है। तो ये भी बनाने में ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर टंकण उससे साथ साथ जोड़ा जाए, इसमें तो जोड़ा गया है। मेघनानम तंडुलीय मूलकम शत्रु प्रयुक्त गरदोष शांते इत्यर्थः तथा च पांडुशोथादि महागंधा नवनीतावगंधकः निक्षिपेत् आसन्न पाके इति शेषः। टंकण का अलग किया है। और इसका अर्थ, हाँ, मेघनाथ का तंडुलीय मूल और टंकण, ये काफी आसान है। और विजया वटका उसके साथ लेनी है, टंकण और मेघनाथ के साथ। तो शायद एक अलग बात इस प्रकार से बनेगी। वैसे देखा जाए तो रक्त एक अहम धातु है। और धातु नाम क्षय वृद्धि शोणित निमित्ते, ये एक सुश्रुत में सूत्र आया है। धातुओं की क्षय और वृद्धि ये रक्त के जरिए होती है, रक्त उसका कारण है।
और इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी धातुओं के क्षय वृद्धि के हिसाब से रक्त के बारे में सोचना है। और दूसरी बात ऐसी है कि रक्तम जीव इति स्थिति की जीवन कर्म के लिए रक्त की आवश्यकता बहुत है। तो इसीलिए भी सभी धातुओं के जीवन के लिए रक्त आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। इस दृष्टि से मामा जोशी के प्रयोग में नवायस लोह ज्यादा रहता था बहुत सारे मरीजों में, और फणसलकर जी के यहाँ तपेदी लोह का प्रचलन ज्यादा है। और ताप्यदी लोह की एक खासियत है कि संतर्पणोत्थ और अपतर्पणोत्थ दोनों विकारों में काम करता है। अभी यहाँ जो पिछला पित्त पांडवंतक रस ये देखा, पित्त पांडवरी, उसमें कुटज ज्यादा ज्यादा डाला गया है और पारद डाला गया है। तो इस संयोग से, पारद के संयोग से वो टिकने वाला कल्प होगा। और जहां पे नवाइस का प्रयोग करना है वहां इसका प्रयोग जरूर कर सकते हैं। और त्रिकटु त्रिफला त्रिमद ये वातव्याधि में नवक गुगुल के नाम से आता है, इसके साथ गुगुल इस प्रकार से। और वहां पे आम मेद और वात इस प्रकार की फलश्रुति है। तो आम को पचाने के हिसाब से भी वो अच्छा इस प्रकार का है, और कफ और मेद इन दोनों के लिए भी अच्छा है। शुद्ध शोणित प्राकृत धातु वृद्धि, अशुद्ध शोणित विकृत धातु वृद्धि कैंसर, कुछ हद तक कह सकते हैं। दूसरी चीज ऐसी है कि धातुनां क्षय वृद्धि शोणित निमित्त, ये जो बात कही गई है उसके आधार पर सभी धातुओं का निर्माण और उन धातुओं के जरिए अवयवों का निर्माण ये रक्त पर निर्भर इस प्रकार का रहेगा। और ऐसी हालत में रक्तपाचक सभी कैंसर में प्रयोग में लाया जाता है। तो अभी मैं सभी मरीजों में सूक्ष्म रक्तपाचक यानी कि रक्तपाचक को रक्तपाचक की भावना दी है और उसमें थोड़ा हीरक भस्म डाला है व्याधि प्रत्यनिक के हिसाब से। और रक्तपाचक होने के कारण ये रक्त में पहुंच जाएगा। और फिर हीरक साथ में होने के कारण व्याधि प्रत्यनिक और एक कैरियर इस प्रकार से जिस किसी धातु में क्षय वृद्धि के कारण इस प्रकार से कैंसर का निर्माण है वहां उसको ठीक कराएगा। उसके साथ में उस धातु का अगर हम पाचक भी दे पाते हैं, एक स्पेसिफिक धातु इस प्रकार से अगर वहां पे है तो उसको भी हम लेके जा सकते हैं, ऐसा है थोड़ा सा। तो ऐसी हालत में उसका प्रयोग किया जा सकता है। और इसीलिए सभी मरीजों में मैं ये रक्तपाचक जो भावित इस प्रकार का है उसका प्रयोग करता रहता हूँ। उसके साथ में रसायन चूर्ण भी है, शांत विकार दुख, ये जो रसायन चूर्ण की फलश्रुति है वो ध्यान में रखते हुए उसमें प्रयोग करता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो पाठ है पित्त पांडवरी रस, उसी को अगर ले लेंगे। और दूसरी भी बात है, तो वैसे मेरे प्रचलन में ताप्यति ज्यादा है,
रक्तपाचकच्या जोडीला खदीर वापरले तर श्रेष्ठम रक्त प्रसादन म्हणून। ये तो मुझे याद नहीं है खदीर का। खदीर कुष्ठग्ना नाम ये तो है, रक्त प्रसादन है ऐसा नहीं सोचा है। तो देखते हैं एक बार खदीर की फलश्रुति देखते हैं तो शायद बात बनी। सर्जिकल सर्विक्स कैंसर में किस धातु की उपस्थिति समझ सकते हैं। ये मुश्किल है थोड़ा सा क्योंकि यूटेराइन कैंसर और सर्विक्स कैंसर ये दोनों जेनेटल ऑर्गन से संबद्ध इस प्रकार के है। वैसे निर्माण के बारे में कुछ कहा नहीं गया है उनके अवयव के हिसाब से, और जिन अवयवों के निर्माण के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है उनमें कैसे सोचेंगे, एक अलग मुद्दा इस प्रकार का है। तो शुक्र का संबंध है ऐसा ध्यान में रखते हुए वो अंग मिश्रण का प्रयोग करते रहते हैं इन सभी में। लेकिन धातु घटी तत्व जो है उसका, उसमें मांस मेद वगैरह भी धातु होते रहते हैं। रक्त का तो होता ही है सभी में इस प्रकार से। और जो एक इलास्टिसिटी उसमें है कि खास करके गर्भिणी अवस्था में गर्भाशय काफी बड़ा हो जाता है और फिर सूती का अवस्था में फिर से उसका संकोच इस प्रकार का हो जाता है। अभी सर्विक्स के बारे में बताना मुश्किल है, लेकिन ये इलास्टिसिटी प्रसूति के समय भी दिखाई देती है क्योंकि सर्विक्स को भी डायलेट होना पड़ता है जब बच्चा बाहर निकलने वाला है तब, तो उसका भी संकोच उसके बाद में हो जाता है। तो ये इन दोनों को ध्यान में रखते हुए माउस कंडरा कंडरा का संबंध तो सिरा रक्त से है, और जो फाइब्रॉइड टिश्यू डेवलप होते हैं खास करके यूटेरस में इस प्रकार से ब्रेस्ट में होते हैं तो ये फाइब्रॉइड टिश्यू निर्माण होने का कारण वहां पे फाइबर्स है और उसी में कठिनता आ जाती है और फाइब्रॉइड जैसे होने लगते हैं इस प्रकार से। तो एक तरीके से ये इलास्टिसिटी का कम होना और घनत्व उसमें बढ़ जाना इस प्रकार का रहेगा। अब उसमें फिर से इलास्टिसिटी डेवलप हो और ये ट्यूमर कम हो जाए या फाइब्रॉइड कम हो जाए, इस हिसाब से कुछ चिकित्सा करनी पड़ेगी। ये बड़ा विषय है फाइब्रॉइड काफी लोगों में होते हैं, औरतों में होते हैं और फिर एक्स्ट्राम्यूरल है, इंट्राम्यूरल है, उसके आधार पर ब्लीडिंग होने के चांसेस, शूल के चांसेस ये बहुत ज्यादा इस प्रकार के रहते हैं। 32 स्नायुमर्म आहे, गर्भाशय पण स्नायुमर्म स्वीकारू शकतो, यावरून मेदो धातूचा विचार सीए सर्विक्स मध्ये करावा का? हो सकता है तो स्नायुमर्म ये अच्छा सुझाव है कि 32 स्नायुमर्म है तो इसमें भी जिसमें जिसमें आकुंचन प्रसारण इस प्रकार का होगा उन सभी में स्नायु के बारे में सोच सकते हैं और मेदस स्नेहम आदाय सिरा स्नायुत्वम आप्नुयात्, सिरा स्नायु बन जाती है मेद का स्नेह लेकर। ये थोड़ा अजीब वर्णन है इस प्रकार से तो इसमें रक्त और मेद इन दोनों का संबंध इस प्रकार का रहेगा और एक तरीके से मर्म में जो वर्णन आया है मर्म के बारे में उसको ध्यान में रखते हुए शायद कुछ अवयवों के बारे में हम सोचे और फिर उसमें चिकित्सा देने की कोशिश करें। लेकिन मेद के लिए क्या करना है, तो अभी तो हम इसी प्रकार से मेदोपाचक का प्रयोग करते हैं, ये होता है, लेकिन सिर्फ वो करने से मुझे नहीं लगता कि इसमें सफलता मिलेगी। ये जो इलास्टिसिटी का मुद्दा है वो ध्यान में रखकर कुछ करना है। अभी दातार गुरुजी ने मंडूर और किट्ट
पद्मकिट्ट, मंडूर और पद्मकाष्ठ, ये योग बनाया पद्मकिट्ट इस प्रकार से। तो स्पॉन्डिलोसिस के लिए उन्होंने उसका प्रयोग बताया है। और पद्मकाष्ठ और मंडूर देना है वो डिंक के पानी के साथ, गोंद के पानी के साथ देने के लिए कहा है। तो ये शायद बात बनती है, नहीं तो हमें किसी प्रकार के गोंद का इसमें प्रयोग करना है औषधियों के रूप में। तो शायद शाल्मली का गोंद, ये ज्यादा सावरिता डिंक ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा अभी मुझे प्रतीत हो रहा है यूटेरियन कैंसर तथा सर्विक्स कैंसर के बारे में। श्याममूत्र मूत्रता मध्ये अपानकाली मेदोपाचक वापरून चांगला उपयोग झालेला आहे। श्याममूत्रता नाही, शय्यामूत्रता, श्याममूत्रता नाही, शय्यामूत्रता स्नायुबलाच्या साठी बहुधा कशाचा विचार करू शकतो का? षष्ठम मास वो एक अलग रहेगा। षष्ठे स्नायु शिरारोम बलवर्ण नखत्वचाम, ये छठे महीने में निर्माण होते हैं इस प्रकार से। तो स्नायु शिरा रोम बल वर्ण नख और त्वक इतनी व्यापक है। अब ये थोड़ा अलग विचार रहेगा कि इनका कार्य भलीभांति होने के लिए छठे मास के काढ़े का प्रयोग करे क्या, इस प्रकार से। तो सोच सकते हैं, मैंने आज तक जो किया है वो अगर गर्भिणी अवस्था से लेकर कुछ तकलीफें है, कंजेनाइटल डिसीजेस इस प्रकार के है, तो सूक्ष्म गर्भपाल रस के साथ उस महीने का काढ़ा और फलगुरुत का अनुमान, ये मैं बताता रहा हूँ, और फलगुरुत से अभ्यंग ये भी बताता रहा हूँ। तो शायद ये छठे महीने के जो काढ़ा है, अब फिर उस हिसाब से देखा जाए तो तृतीय मंथ से लेकर 9वें मंथ तक, या पहले मंथ से लेकर भी सभी जो मासानुमासिक कषाय है, उस प्रकार के अवयवों में अगर, या उस प्रकार के धातु उपधातुओं में अगर काम करना है जिसमें इनका निर्माण होता है, जिस महीने में, उस महीने का क्वाथ उसमें बनाकर रख दे तो शायद बात बनेगी। और एक गर्भिणी में रस त्रेधा विभक्त हो जाता है, एक स्तन पुष्टि के लिए जाता है, एक गर्भाशय में पहुंचता है अपरा के जरिए, और एक उस स्त्री के शरीर को बढ़ाने के लिए जाता है। तो ये रस से लेकर शुरुआत हो रही है ऐसा मानकर सभी में रसपाचक का प्रयोग भी करना है। वैसे गर्भाशय या सर्विक्स के बारे में रसपाचक का प्रयोग करते ही है उसके साथ में जो दवाइयां हैं उसके साथ में। तो शायद ये 6 महीने का प्रयोग जहां जहां इस प्रकार के संबंध है, सेरा स्नायु, नख रोम भी बताया गया है, तो थोड़ा अस्थि के ऊपर भी परिणाम है। और जब बोन मेटास्टेसिस होता है, स्केलेटल मेटास्टेसिस होता है, तो शायद इस छठे महीने के क्वाथ का प्रयोग करेंगे, उसका योग जो है वो प्रयोग करेंगे ये। एल महादेवन सर ने अपनी किताब में इससे वात स्थान में वात वृद्धि कहकर वाताजी में सोचकर चिकित्सा लिखी। वाताजी गुल्म की चिकित्सा देखनी चाहिए। फाइब्रॉइड के बारे में सोच सकते हैं, या फिर इस प्रकार से कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या यूटेराइन कैंसर,
इसमें सोच सकते हैं, लेकिन ये एक अभी नया मुद्दा मुद्दा उभर आया कि सिरा और स्नायु, ये दोनों इसमें दूरसागर रहेंगे तो केवल मांस से संबंध नहीं होगा, स्नायु से ज्यादा संबंध होगा, तो मेद का संबंध होगा और रक्त का संबंध होगा। अब इलास्टिसिटी का मतलब किस धातु से है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा इस प्रकार से। तो अगर वो स्नायु से संबंध ज्यादा इस प्रकार का है तो अलगता से स्नायु के बारे में या मेद धातु के बारे में सोचना पड़ेगा। और मेधस स्नेहमादाय सिरा स्नायुत्वम आप्नुयात्, ये जो बात बताई गई है, तो मेद का स्नेह, ये वास्तव में मेद खुद भी स्नेह है। सर्पिर्मज्जा वसा तैलम स्नेहेषु परवरम मतम तत्रापि चोत्तमम संस्कृत संस्कारस्य अनुवर्तनात्। और शुद्ध मांस से स्नेह सा वसा परिकृता सा वसा परिकृता विद्यान मेदोपि ताविव। बीच में शायद में मज्जा के बारे में बताया गया है, तो ये मांस के स्नेह के जैसा ही बताया गया है। तो ये बात ध्यान में रखते हुए शायद हम इस प्रकार के स्नेह का प्रयोग करेंगे। महास्नेह मिलता है बाजार में, उसका पिछू रखने से ये काठिन्य कम होगा। स्नेहो नीलम हंति मृदुम करोति देहम मलानाम विनिहंति संगम, ये बापू नामल सर के भी प्रचलन में ज्यादा श्लोक है, सिद्धिस्थान में चरक के। और वैद्य वसंत लाल इसको बार बार दोहराते थे। स्वेदो नीलम हंति स्नेहो नीलम हंति मृदुम करोति स्नेह, देहम मलानाम विनिहंति संगम, और संग जो है वो दूर करता है और फिर स्वेदन उसमें मार्दव और इस प्रकार का निर्माण करता है। तो शायद हमें पिछू रखना ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा, बाह्य आभ्यंतर दोनों तरीके से, खास करके सर्वाइकल कैंसर में। वैसे सर्वाइकल कैंसर ट्रीट करने में काफी मुश्किल है। हमारे पास जो मरीज आते हैं वो पैन हिस्टेक्टमी होके भी सर्वाइकल कैंसर बार बार रिपीट होता रहता है, ऐसा थोड़ा सा है। तो फिर इसके हिसाब से ये थोड़ा देखा जाए तो अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और स्नायु और कंडरा, इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे तो गुल्म केवळ दोष संचय स्वरूप असतो, धातु नसतो। लेकिन अगर उनका अनुभव है इस प्रकार से एल महादेवन सर का, तो उसको बारे में सोचेंगे। जो वातज गुल्म, पित्तज गुल्म, कफज गुल्म और संधिपातिक गुल्म, ये तुम जैसे बता रहे हो वो दोषों से है, लेकिन उसका कुछ आश्रय है और उस आश्रय के हिसाब से कुछ काम होता होगा धातुओं से संबद्ध इस प्रकार का। और वैसे है वो दोषों का ही संचय इस प्रकार का है। और रक्तगुल में ये जो बात कही गई है स्त्रियों में, वो थोड़ा सा अलग इस प्रकार का रहेगा, जहां धातु का संबंध है। लेकिन फिर भी यहाँ पे वातगुल्म की बात कर रहे हैं, रक्तगुल्म की बात नहीं कर रहे हैं। तो देखना पड़ेगा इस प्रकार से। तो धातु का आश्रय होना ये एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। और अभी इस सिलसिले में ये जो बात उभर आई कि संकोच विकास या आकुंचन प्रसारण, वात की क्रियाओं में उत्क्षेपण अपक्षेपण
अकुंचन, प्रसारण और गमन, ये 5 क्रियाएं बताई गई है। अब बात यह है कि इन सभी क्रियाओं को हम वाद से संबद्ध किस प्रकार से समझ ले सकेंगे और कहाँ कौन सी क्रिया होती रहती है। नानल ट्रेडिशन में एक सेल लेवल पर, सेल्युलर लेवल पर या आकुंचन प्रसारण की बात की जाती है। और केंद्रावर्तिनी, केंद्रानुसारिणी, इस प्रकार की 2 प्रकार की क्रियाएं वो बताते हैं कि जो न्यूक्लियस है उसकी तरफ आना या आकुंचन है और वहां से दूर जाना या प्रसारण इस प्रकार का है। अब जनरली ऐसा कहा जाता है कि आकुंचन जो है वो एक्टिव क्रिया इस प्रकार की है, क्योंकि संकोच होते समय वो भावों को समेटा जाता है इस प्रकार से। लेकिन प्रसारण ये अपने आप होने वाली प्रतिक्षिप्त जैसी पैसिव क्रिया इस प्रकार की है। और खास करके फुफ्फुस के बारे में ये बात बताई जाती है कि पहला श्वसन जो शुरू होता है वो, नो ऑडियो, ऑडियो इज ओके, कोई बता दे कि ऑडियो अच्छा है इस प्रकार से। तो अब पहला श्वसन जो होता है उसमें लंग एक्सपांड होते हैं, ये चैतन्य का लक्षण है इस प्रकार से। प्राणापानो निमेषाद्या जीवनं मनसो गति वगैरह। और लंग एक्सपांड होते हैं तो हवा बाहर से अंदर आ जाती है, तो पहला सांस लिया जाता है। और फिर लंग आकुंचित जब होते हैं तब वो बाहर फेंका जाता है। तो इसमें ये क्रिया जैसे एक्टिव और पैसिव है कि लंग का एक्सपांशन होना ये पैसिव क्रिया है, आकुंचन होना ये एक्टिव इस प्रकार का है। और फिर हवा बाहर फेंकी जाती है तो अंदर फिर से स्पेस निर्माण हो जाती है और फिर हवा फिर से बाहर से अंदर आती है इस प्रकार से। अब इसी को बड़े पैमाने पर पूरे शरीर में समझ लेते हैं। एक इसमें यह भी मतलब है कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो एक तो दीर्घ श्वसन करते हैं तो बहुत धीमे गति से हवा अंदर घुसती है, और जब बाहर फेंकते हैं तो भी बहुत धीमे गति से बाहर फेंकते हैं इस प्रकार से। तो दीर्घ श्वसन करते समय अंतक कुंभक हो जाता है। जब फुफ्फुस पूर्णतया भर जाते हैं तो वहां से हवा परकोलेट होने लगती है शरीर में। और जब हवा छोड़ने लगते हैं बाहर, फोर्सफुल इवैक्यूएशन इस प्रकार से, तो उस समय हवा ले नहीं रहे हैं, सिर्फ बाहर फेंक रहे हैं, तो पूरे शरीर में जो हवा घुसी हुई है वो फेफड़ों में आ जाती है। और फिर उसको निकाला जाता है और फिर निर्वात स्थिति जैसी हो जाती है तो फिर से बाहर से हवा ली जाती है। अब इसी के आधार पर शायद शरीर में भी इस प्रकार का अंशुक आकुंचन प्रसारण इसके साथ होता रहता है। तो सभी जो शारीर भाव है उनमें श्वासोश्वास की प्रक्रिया होती रहती है। टिश्यू रेस्पिरेशन कहते हैं, सेल लेवल पर रेस्पिरेशन होता रहता है, ऐसा एलोपैथी भी मानती है। और फिर हवा में से ऑक्सीजन या ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन के जो आया है वो ऑक्सीजन टिश्यू में जाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो हीमोग्लोबिन से जुड़ा हुआ है वो फिर से रक्त में आ जाता है, ऐसा कहना है। और जीवन कर्म जो है रक्त का वो स्पष्ट रूप से टिश्यू लेवल तक दिखाई देता है, सेल लेवल पर दिखाई देता है, ऐसा कहना है। तब एक रिदमिक पैटर्न सेट हो जाता है इन सभी से। जब हम दीर्घ श्वसन का अभ्यास करते हैं, अंतक कुंभक बहिः कुंभक का अभ्यास करते हैं, तो एक रिदमिक पैटर्न शरीर में सेट हो जाता है।
और फिर शरीर में जो भी इस प्रकार के आकुंचन प्रसारण की प्रक्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से होने लगती है, ऐसा थोड़ा सा कहना है। वातजुगल में नहीं, बस्ती गुल्म लिखा है यूटेराइन और सर्वाइकल कैंसर में, बस्ती गुल्म लिखा है। ओके, तो ये अवयव से जुड़ा हुआ इस प्रकार का है। उसमें जो गुल्म के स्थान बताए गए, रुद, नाभि, बस्ती, ये इस प्रकार के, ये तो थोड़ा, और पार्श्व यहाँ पे गुल्म दिखाई देना काफी मुश्किल इस प्रकार का है थोड़ा सा। और बस्ती के बारे में लिखा है, और गुल्म देख रहे हैं हम सर्विक्स में या यूटेरस में, इस प्रकार से। वैसे बस्ती में भी गुल्म होता है या ब्लैडर कैंसर होता है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ मेरा ये है कि अगर प्राणायाम का हम अभ्यास करेंगे तो ये आकुंचन प्रसारण जो है, इलास्टिसिटी जो है शरीर की, वो बढ़ेगी। और इस प्रकार से जो फाइब्रॉइड या फाइब्रस टिश्यू डेवलप हो रहे हैं, इलास्टिसिटी कम होने के कारण वो कम होने लगेंगे। और अगर विशुद्ध रक्त है तो हमें पूरी दिनचर्या वगैरह का पालन करना है, तो इस प्रकार से देश काल औकसात्म्य विधि का पालन करना है। और इसके जरिए विशुद्ध रक्त अगर बनेगा और वो अंत तक जाएगा शरीर में इस प्रकार से, तो जीवन कर्म भली भांति इस प्रकार का दिखेगा। और उसके जरिए जो भी अशुद्धियां वहां पे निर्माण हुई है वो फिर से फेफड़ों के द्वारा बाहर निकाली जाएगी। तो थोड़ा गहराई में जाकर इसके बारे में सोचेंगे। और सभी मरीजों में मैं तो प्राणायाम का निर्देश देता ही हूँ, अनुलोम विलोम करने के लिए कहता हूँ, और ओंकार करने के लिए कहता हूँ। तो ओंकार में अंतकुंभक, बहिकुंभक और सांस रोकना, बहिकुंभक का ज्यादा मतलब इस प्रकार का है, मतलब है उसमें कि बहिकुंभक स्थिति में रहना इस प्रकार से, और वो सच्चा प्राणायाम इस प्रकार का है। तो ये अगर हम लोगों से करवाते रहेंगे इस प्रकार से छोटे छोटे मुद्दों को लेकर, तो सभी प्रकार के रोगों में, केवल कैंसर ही नहीं, सभी प्रकार के रोगों में उससे सहायता मिलनी चाहिए। सिर्फ ये हम कितने अच्छे तरीके से जी लगाकर करते हैं, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। और मूल रूप से सुधार आना लगेगा, ये इसमें संदेह की बात नहीं है। तो हम निकले कहाँ से और कहाँ पे पहुंच गए। रक्त के बारे में सोचना जरूरी है, इसीलिए रक्तपाचक का प्रयोग करेंगे। और शुद्ध रक्त की बात करना चाहते हैं तो ये देश काल उपसात में विधि ध्यान में रखना इस प्रकार का है। और इसमें प्राणायाम के अगर जोड़ है तो अनुलोम विलोम में भी 1 to 2 इस प्रकार का प्रोपोर्शन होना चाहिए। तो 4 अंक अगर सांस लेने में लगते हैं तो बाहर छोड़ने में 8 अंक लगेंगे। तो ये क्रिया धीमी गति से, उच्छ्वसन की क्रिया जो है वो धीमी गति से होनी चाहिए। ये एक इसमें अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो इस प्रकार से पूरे फेफड़े भर लेना, फुफ्फुस में हवा भर लेना, ये अंतक कुंभक इस प्रकार का होगा। अब उसी समय वो पूरे शरीर में भी फैल जाएगा। और फिर वापस लाते वक्त उसको धीमे गति से लाना है कि इसका जो आदान प्रदान टिश्यू लेवल पर होना है, तो ये आदान प्रदान धीमे गति से होना है। और फिर वो फेफड़ों के द्वारा बाहर निकाला जाएगा इस प्रकार से। तो ये अनुलोम विलोम भली भांति इस प्रकार से करते रहेंगे तो अशुद्धियां बाहर निकलती रहेगी, और जो शुद्ध हवा है वो अंदर चली
जाती रहेगी इस प्रकार से। और इसमें अनुलोम विलोम में बाएं से लेना दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना बाएं से छोड़ना, ये जो इड़ा पिंगला, ये दो नाड़ियां हैं, उनका भी संबंध इस प्रकार का है। तो उन दोनों का बैलेंस करना, और ये एक उष्ण शक्ति का द्योतक है और एक उष्ण शीत शक्ति का द्योतक है। इड़ा जो है वो वाम स्थित में है, और पिंगला जो है दक्षिण में स्थित है। दक्षिण उष्ण श्रुति स्थिति का द्योतक है, और इड़ा जो है वाम नासिका में स्थित है, वो शीत गुण का या शीत वीर्य की द्योतक है। तो इन दोनों को शीत और उष्ण का बैलेंस इसमें होता है, और कराने वाला तो वायु है। तो ये तीनों, चंद्र, सूर्य और वायु, ये तीनों इसमें शामिल हो जाते हैं, और वही तो हमारे त्रिदोष है। कि ये जो विसर्गादान विक्षेप ही सोम सूर्या नीला यथा धारयन्ते जगद्देहम कपपिता नीला तथा। तो विसर्ग आदान और विक्षेप, इनके जरिए कफ पित्त और वात, ये तीन दोष, जैसे सूर्य चंद्र सूर्य और वायु जगत का धारण करते हैं, इस प्रकार ये शरीर का धारण करते हैं। तो अनुलोम विलोम तीनों दोषों को साम्य स्थिति में लाने में मदद करती है। ये एक मुद्दा, शीत उष्ण और वायु, इन तीनों को समस्थिति में लाने की कोशिश करती है। ये एक इसमें अहम मुद्दा इस प्रकार का है। और फिर विशुद्ध रक्त होने पर बलवर्ण सुख आयुष, इस प्रकार की प्राप्ति इसमें होती रहेगी, क्योंकि प्राण रक्त का अनुगमन इस प्रकार का करने वाला है। तो इसी से सभी रोग दुरुस्त होते जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। तो मैं मानता हूं कि इन सभी का भली भांति प्रचलन अगर हम ला सकेंगे रेगुलर प्रैक्टिस में, एक तो हमें खुद करना है, उसके बारे में संदेह नहीं है। हम सभी को योग करना ही है, चाहे 15-20 मिनट करो, चाहे आधा घंटा करो, तुम्हारे जिस प्रकार की सुविधा हो उसके अनुसार करो। मैं करीबन 20 मिनट कर रहा हूँ अभी, जो कर रहा हूँ, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए इस प्रकार से। और उसमें भी अनुलोम विलोम और ओंकार पर ध्यान केंद्रित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें अगर हम ओंकार का पिक्चर सामने रखते हैं या धन्वंतरी का पिक्चर सामने रखते हैं और उसके कंसंट्रेशन करने लगते हैं, तो ये संप्रज्ञात समाधि का माहौल शुरू हो जाता है। वितर्क विचार आनंदा स्मृति, इस प्रकार के जो वितर्क विचार आनंद और अस्मिता, ये जो चार स्टेप्स बताए गए हैं संप्रज्ञात समाधि के, तो उसमें हम चले जाते हैं। तो ओंकार के साथ या किसी दूसरे जाप के साथ इसमें जुड़ जाते हैं, तो प्राणायाम के भी फायदे होते हैं। ओंकार जो है तज्जपा तदर्थ साधनम, ये ईश्वर प्रणिधान के लिए भी महत्वपूर्ण इस प्रकार का है, और बहिकुंभक होने के कारण प्राणायाम भी है इस प्रकार से। तो इसमें काफी फायदे इस प्रकार से मिलने लगते हैं, और स्वास्थ्य बनने लगता है, या फिर उसकी बढ़ोतरी स्वास्थ्य की इस प्रकार की होती है। तो समय समय निश्चित होना जरूरी है। एक बार मल पर मूत्र परिवर्तन अच्छे तरीके से हो जाए, शरीर हल्का हो और पेट खाली हो, तो प्राणायाम करना है। तो कितने बजे करना है वो अपने आप सोचो, लेकिन ये होने के बाद करो, ये महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। शाम काल में भी अगर करना है तो कर सकते हैं, लेकिन सुबह का समय ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। तो मैं अभी बात कर रहा था ये इलास्टिसिटी की, आकुंचन प्रसारण की, और ये सेल्यूलर लेवल से लेकर सभी शारीरिक क्रियाओं में इसी का रोल है।
उत्क्षेपण अपक्षेपण ये थोड़ा सा फोर्सफुली फेंकना इस प्रकार का है, लेकिन आकुंचन प्रसारण ये हर सेल में इस प्रकार से श्वसन के साथ होता ही रहता है, ऐसा थोड़ा सा रहेगा। केवल हम उसको भलीभांति देख नहीं रहे और सोच समझ कर नहीं कर रहे, वैसे प्रचलन है, लेकिन वैसे फेफड़ों का पूरा इस्तेमाल होता ही नहीं है। हम जब श्वसन करते हैं तो बहुत शैलो ब्रीदिंग होता है, बहुत कम हिस्सा फुफ्फुस का प्रचलन में लाया जाता है। जब हम प्राणायाम करेंगे, दीर्घ श्वसन करेंगे, पूरे फेफड़ों को भरने की कोशिश करेंगे, तभी पूरे फेफड़ों का इस्तेमाल इसमें होगा। और फिर ये प्राणायाम अच्छी तरीके से होगा। तो इसकी आदत डालनी है। सबसे अहम है कि एक निरंतर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे पूरे दिन का ही श्वासोच्छ्वास धीमे गति से होने लगेगा। अभी मंगलवार को ये हाइपरटेंशन डे है। तो हाइपरटेंशन का मुख्य कारण अगर मानसिक असंतुलन इस प्रकार का है तो उसके बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए कि मानसिक संतुलन कैसे बना रहे इस प्रकार से। और धीमे गति से सांस लेना छोड़ना ये भी एक अहम उपाय है इस प्रकार के हाइपरटेंशन के लिए। तो जब ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है हार्ट के जरिए, क्योंकि सभी जगह तक ये पहुंच नहीं रहा है, रक्त जो है वो पहुंच नहीं रहा है अच्छे तरीके से, तो हार्ट का प्रेशर बढ़ जाता है, पंपिंग बढ़ जाता है और फिर भित्तियों पर, सिरा के भित्तियों पर भी उसका परिणाम हो जाता है। हाइपरटेंशन इस प्रकार के कहते हैं। तो अगर धीमे गति से प्राणायाम करते रहेंगे तो धीरे धीरे हार्ट को बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगेगा। तो मेरा सबसे सुझाव है, मैं जो नई संहिता लिखने वाला हूँ वो केवल आयुर्वेद की संहिता नहीं है, आयुर्योग संहिता है। तो इसमें योग के बारे में भी हमें सोचना ही है। जैसे मैंने कहा कि 3 एंट्री पॉइंट्स है, अन्न, उदक और प्राण। इस प्रकार से प्राण के बारे में हम ज्यादा जिक्र कर नहीं रहे हैं, तो वो हमें प्रैक्टिस में भी लाना है, लोगों को भी उसके बारे में अवगत कराना है कि इस प्रकार से प्राण का अगर हम संबंध जुड़ाते हैं और जैसे अन्न और पानी की आवश्यकता है सभी सेल्स को जीवित रखने के लिए, उसी प्रकार वायु की भी आवश्यकता है, जीवन कर्म की आवश्यकता है, और ये आत्मा से जुड़ा, चैतन्य से जुड़ा है। दुर्भाग्य से ग्रंथों में इसके बारे में ज्यादा बहस नहीं है, तो ये थोड़ा सोच समझ कर करने की बात है। और खास करके हम योग प्रक्रिया से अगर उसमें सहायता लेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शायद हम इसके बारे में थोड़ा और प्रयास करते रहेंगे। और अब ये नए मुद्दे है कि शिरा स्नायु के हिसाब से मेदक पाचक का प्रयोग करेंगे या छठे मन का प्रयोग करेंगे, नया मुद्दा सामने आया। तो छठे मन का जो मासानुमासिक कषाय है ये इन सर्वाइकल कैंसर, यूटेराइन कैंसर, ब्लैडर कैंसर, जहां जहां सिरा और स्नायु का संबंध है वहां सभी कैंसर में इसका शायद प्रयोग कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा मुद्दा यहाँ से निकल आया इस प्रकार से। अतः देवदाली, अतः जयपाल रस, प्रसंगन्धमृतं ताम्रं जयपालं च गुग्गुलं समावशमाज्य संयुक्ता गुटिका कारयन्मिताम् एकैकां खादयद् वैद्य शोकपाण्वनुपत्तये। शुद्ध पारद, शुद्ध गंध, ताम्र भस्म, शुद्ध जयपाल, शुद्ध गुग्गुल, इन सबों को गाय के घी के साथ मर्दन कर बट्टी बनाए, एक एक बट्टी श्रोत तथा पांडुरंग को दूर करने के लिए भक्षण करें।
बहुत ही आसान है। अब जयपाल के बारे में हम ज्यादातर सोचते हैं कि शोधन करने के हिसाब से जयपाल का प्रयोग ज्यादा होता रहता है, लेकिन काफी जगह पे यहाँ जयपाल आया है, और जयपाल के साथ गुग्गुल आया है। रसंगंधम मृतम ताम्रम जयपालं च गुग्गुलम समांशम आज्य संयुक्ताम गुटिकां कारयन्विताम। बहुत ही आसान है, तो ये बनाकर रखते हैं जयपाल जयपाल रस इस प्रकार से। अतः देवताली पंचांग प्रयोग, देवताल्यास्तु पंचांगम चूर्णम क्षीरैश्च वा जलैः निष्कमात्रं पिबेन् नित्यं मासात् पांडुगदापहम्। तो देवदाली का पंचांग का चूर्ण दूध या पानी के साथ निष्कमात्र पीबे, पान करे, तो एक मास में पांडुगदापह है। ये तो देवदाली केवल पंचांग का चूर्ण। ये शोधन जाति का है, मालूम नहीं है वमन विरेचन ऐसा कुछ करेगा क्या, लेकिन मात्रा कम है बहुत। ये 4 ग्राम एक निष्का का है, मतलब 4 ग्राम बताया गया है। तो देखते हैं इसको शायद अतः कामला लक्षणम दग्धमांस रुधिरास्त्र पित्ततः कामला ब्रह्मतृषा विदाहिनी पीतनेत्र मलवत्युपेक्षया शोभयुग भवति कुंभकामला। तो पांडुरोग की अवस्था में अत्यधिक पित्तवर्धक द्रव्यों के सेवन करने से मांस रक्त तथा रक्त पित्त के साथ दग्ध दूषित हो जाने से ब्रह्म चक्र प्यास तथा दाह को उत्पन्न करने वाला कामला रोग उत्पन्न होता है। कामला रोग के उचित चिकित्सा न करने पर नेत्र तथा मल पीला हो जाता है और रोगी के शरीर में शोथ हो जाता है, विशेषकर हाथ पैर मुखर होता है। इस अवस्था को कुंभकामला कहते हैं। दग्धमांस रुधिर अस्त्र पित्तता। तो पांडुरोगे तो यत्यर्थम पित्तलाने निश्चयते तस्य पित्तम असृंग मांसं दद्भाग रोगाय कल्पते, वाग्भट का कहना है। तो ये कामला निर्माण होते हैं भ्रम तृषा और विदाह निर्माण करने वाली पीत नेत्र मलवत्ती और पीत नेत्र मल इस प्रकार के होने वाली उपेक्षा भवती शोभयुक्त कुंभकामला भवती, और उसकी उपेक्षा से कुंभकामला होती है। इन्होंने भाषांतर कुछ अलग किया है। ब्रह्मव्यास दाह उत्पन्न कामला उत्पन्न होता है। कामला रोग को उचित चिकित्सा न करने पर नेत्र तथा मल पीला हो जाता है। ये तो मुझे नहीं लगता। कुंभ कामला में कालांतरात खरीभूता कृच्छ्रास्यात् कुंभ कामला, तो इसमें कार्ष्ण्य आ जाता है, खरत्व आ जाता है, और इसको कुंभ कामला इस प्रकार का कहा बताया जाता है। और उसमें अजीब है कि गुरुचि सिद्ध माहिष घृत का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। तो मैंने मरीज देखे हैं और इस प्रकार का गुरुचि सिद्ध माहिष घृत का भी प्रयोग करवाया है, जिससे कुंभ कामला में अच्छा परिणाम आता है। तो पीतल नेत्रमल ये बहुपित्ता कामला का वर्णन है। और श्वेतवर्चा तदा नरहा ये रुद्धपथ कामला का वर्णन है। अब रुद्धपथ कामला में केवल रुद्धपथ कामला हो सकती है या ये सेकेंडरी टू कोई कैंसर, इस प्रकार की बात भी हो सकती है। खास करके गॉल ब्लैडर का कैंसर, बाइल डक्ट का कैंसर, ये लिवर का कैंसर, इसमें ये दिखाई देता है कि श्वेतवर्चा और नर रुद्धपथ कामला इस प्रकार की देखी जाती है। और वहाँ कामला की चिकित्सा से कुछ फायदा नहीं होता, जो मूल कैंसर है उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए, ये काफी देखा गया इस प्रकार का है। तो ये पांडु का उपद्रव कामला है, इसलिए पांडु के बाद ये कामला के बारे में जिक्र यहाँ पे आ रहा है।
तो ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं। कल सुबह है 7:30 बजे ये कैंसर होलिस्टिक गाइडेंस के बारे में गोष्ठी होगी। और काफी अच्छा रिस्पांस है, 164 लोगों ने रिस्पांस भेजा है, तो काफी अच्छा होगा। जो जिन्होंने फाउंडेशन या इन डेप्थ कोर्स किए हैं वो तो शामिल होंगे ही, बाकी लोग भी इसमें शामिल हो जाए तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। वैसे एलोपैथी के डॉक्टर, होम्योपैथी के डॉक्टर भी शामिल होने वाले हैं, तो उनसे मैंने बात की है। कैसे होना है समझ में नहीं आया है। क्या? कैसे होना है ज्वाइन समझ में नहीं आया है। इसी लिंक से ज्वाइन होना है। इसी लिंक से। ओके हाँ हाँ, थैंक गो टू मीटिंग की जो लिंक है यू। वही लिंक है ये भी। तो हम्म, हम जैसे इसमें ज्वाइन होते हैं उसी प्रकार से ज्वाइन होना है, अलग कुछ नहीं होगा इसके बारे में। ओके थैंक यू सर। हाँ, सर ने तिलक कषाय, तिक्तक कषाय, नगरोदादि कषाय, त्रायंत्यादि कषाय, अनुलोम के लिए सुकुमार रसायन, कल्याण कलेह का वर्णन किया है। ओके, ठीक है। तो एल महादेवन काफी बुजुर्ग प्रैक्टिशनर है, उनकी किताब भी है अच्छी इस प्रकार से। तो और काफी जगह उनका पाठांतर भी, कंठस्थीकरण भी बहुत अच्छा है, और काफी जगह व्याख्यान देते रहते हैं, ऐसा है। तो प्रैक्टिकल किया है, तो या जरूर इसके बारे में सोचेंगे और कैसे करना है ये सोचेंगे इस प्रकार। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि हम इसमें अगर जुड़ जाते हैं तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः प्रातः 7:30